कोई भी अगर व्यक्ति डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स इंडिया प्रदर्शित करेगा तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा और उसको यूएपीए की धारा में बुक किया जा सकता है। इन सब धाराओं को लेकर पत्रकार बंधुओं में और कई सारे लोगों में एक बात सामने आई कि कैसे हम किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि फेयर डेमोक्रेसी का ये एक भाग है। इवन मीडिया के अलावा भी अगर देखें तो हर व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ है जो चैलेंज हुआ है। और इसमें देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत ये तीसरा क्लॉज है जिसको चैलेंज किया गया, डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स इंडिया। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के खिलाफ यूएपीए हो, एनएसए हो, मकोका हो, जितने भी कानूनी प्रिवेंटिव मेजर्स के जितने स्ट्रिजेंट लॉज हैं, इस लॉ का एक बड़ा खामी ये है कि इनका कन्विक्शन रेट 3 से 5% तक है। दूसरी बात, कन्विक्शन तो तब होगा ना जब ट्रायल आप कंप्लीट करेंगे। आप शरजील इमाम का केस देखिए, अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। एक नई खबर है कि अगर कोई पत्रकार लिखता है कि एआई समिट सही तरीके से नहीं हो रहा या सरकार की खनन नीति ठीक नहीं है तो उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटी। ये कोई ऐसी मैं नहीं कर रही, ये खबर है। और खबर इसलिए है कि एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में इसके मामले में एक याचिका दायर की है। दायर क्या की, बल्कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ही आ गया और मेरे साथ कई वरिष्ठ वकील हैं। इसमें विशाल सिंह जी हैं, आप आदित्य जी हैं और सूरज कुमार झा जी, मोहंती जी, सूरज जी, तो सारे लोग हैं। मैंने सर आपको पूछा था सवाल, क्योंकि जब कोई आए इस तरह की चीज आ जाए तो अजीब सा बात है कि क्या हो गया यार, ये कैसा केस है, ऐसा कोई कानून हो गया है या सच है झूठ है क्या है, वो आप लोग बता सकते हो। तो मैंने कहा सीधे आप लोग पास चलें, क्योंकि कानून की व्याख्या ही सबसे बड़ी चीज हो जाती है, फिर डिसीजन होते हैं उस हिसाब से। तो ये यूएपीए की जो बात मैंने बताई, जो हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां जाइए आप, तो क्या है मामला? जी देखिए, इसमें पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी और उसमें कई सारे धाराओं को चैलेंज किया गया था यूएपीए के, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले रीट कोर्ट जाइए, पहले हाई कोर्ट जाइए और वहां से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी तब हम इस मामले को सुनेंगे। इसमें यूएपीए की धारा 2 सब क्लॉज ओ क्लॉज 3 को चैलेंज किया गया था, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटी को सब क्लॉज 3 में ये कहा गया कि कोई भी अगर व्यक्ति डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स इंडिया प्रदर्शित करेगा तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा और उसको यूएपीए की धारा में बुक किया जा सकता है। दूसरी धारा 43 सब क्लॉज डी, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 को चैलेंज किया गया है। सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल ऐसी कोई भी केसेस में यूएपीए के अंदर नहीं मिलेगी। सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि रेगुलर बेल भी नहीं मिलेगी अगर, उसके प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर जो 173 की रिपोर्ट है प्राइमा फेसी, उसको पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें बेल नहीं देना चाहिए। तो इन सब धाराओं को लेकर पत्रकार बंधुओं में और कई सारे लोगों में एक बात सामने आई कि कैसे हम किसी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि फेयर डेमोक्रेसी का ये एक भाग है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेडिशन के केसेस में, आईपीसी की धारा 124A के केसेस में इस राइट को प्रोटेक्ट किया था और 19(1) को एक्सप्रेसिव बताया था। इसीलिए इस धारा को, यूएपीए की धाराओं को चैलेंज किया गया और इस मामले को डीके उपाध्याय जो कि चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट को, वो सुन भी रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरी धाराएं खत्म हो जाए। ये बस यही मेरा समझना था कि कई बार क्या होता है जब आदमी इस तरह की अपील करता है, याचिका करता है, रिट करता है, तो वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात भी, ओवर कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो सकता है कि भाई क्या मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा घबरा गया करके। तो वो आप तो अब लग रहा है आपकी बात सही है कि उन्होंने याचिका सही दायर की है? जी बिल्कुल सही याचिका दाखिल की है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट और ये प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19(1) में। और मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, 4th पिलर है। इवन मीडिया के अलावा भी अगर देखें तो हर व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि अगर मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूं जो कि अभी गवर्नमेंट में है और मैंने कुछ ऐसा बोला जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ये डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द इंडिया है, तो हमें लगता क्या है, वो अगर उसके इरादा बन जाए, ये बात पसंद नहीं आई तो वो उसे पसंद नहीं आएगी, वो कहेगा कि इंडिया के खिलाफ है। सर आपके पास भी, आप भी चूंकि मेरे ख्याल से वो कानून ही निकाल लाए हैं कुछ, यही है क्या? देखिए जरा दिखाइए, ये छोटी सी किताब और हम काफी लोगों को जेल भेज सकते हैं। 1967 है। अच्छा, ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है क्या नया? अमेंडमेंट 2008 में हुआ है और उसके बाद अभी फिर से मोदी सरकार में भी एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये अब यहाँ पर सर एक सवाल बनता है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि वो बात पराई हो जाएगी,
कि 1967 का ये एक्ट है, 2008 में एक अमेंडमेंट हुआ, और एक जो ये गए हैं वकील साहब खिलाफ, हाँ। ये किस अमेंडमेंट के खिलाफ गए अभी वाले? उसमें बिल्कुल बिल्कुल ये जो अमेंडमेंट गए हैं इसमें कई चीजें हैं। 2004 2019 का अमेंडमेंट भी है, 35(2) में 2019 का अमेंडमेंट है, जिसमें एक इंडिविजुअल को भी जो है टेररिज्म के लिए अपराध बनाया जा सकता है। पहले समझ लेते बारीकी से। होता क्या है, भारत में 35 हाई कोर्ट और 1 सुप्रीम कोर्ट है। पहली बार जब 4 संगठन के लोग यहाँ पे आए थे सुप्रीम कोर्ट में, यूएपीए की 4-5 धाराएं हैं, जिसमें 203 जो हमारे विशाल जी बता रहे थे, सेक्शन 35 36 जिसमें किसको हम टेररिज्म वो बना सकते हैं, टेररिज्म वो ग्रुप बना सकते हैं, मतलब वैलिड करा सकते हैं नोटिफिकेशन। सिंगल व्यक्ति को टेररिस्ट बता सकते हैं। बिल्कुल 35 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। 2019 में नहीं, ऐसा जैसे एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं सोचता हूं सिंगल व्यक्ति आतंकी हो भी तो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और 2019 के कानून में द्वारा इसको ऐड किया गया है कि धारा 35(2) के अंदर केंद्र सरकार चाहे किसी नोटिफिकेशन की तरह किसी सिंगल व्यक्ति को और समूह को भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या उसके प्रमोशन के लिए या उसके बनाने के प्रमोशन, मतलब कोई व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल पे भी कुछ इस तरीके से लिखता है जो देश विरोधी हो सकती है चीजें, तो टेररिस्ट माना जा सकता है। 33, 36, 35, 36 और 43(4)(d)(4) और D5 को लेकर के जो चीजें बनाई गई हैं, जो इसको चैलेंज किया गया, इसमें सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दत्तार अपीयर हो रहे हैं। कोर्ट नंबर 1 दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया कल सुनवाई कर रहे थे थर्सडे को। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो मतलब सेक्शन 203 जो है वो डिसस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिखा है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। डिसस्ट्रक्शन क्या, अगर फॉर एग्जांपल कोई एआई समिट हो रहा है, कोई चीजें गलगोटिया वाला प्रकरण हो गया, अगर सरकार अगर नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है गलगोटिया वाला इशू से सरकार की बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में। हाँ, अगर कोई ट्विटर लिख रहा है, कई पत्रकार इसमें यूपी में, जैसे सिद्दीक अय्यप्पन आपको पता होगा, यूपी केरला का था, यूपी के डन था उसको यूपी में कई चीजों में, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिया जो है टुवर्ड्स इंडिया कि क्या हो सकती है। तो अगर आप एडवांस लॉ लेक्सिकन डिक्शनरी देखेंगे पी रमानाथन ने, उसमें ये रखा है डिससेटिस्फैक्शन में डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब यहाँ जो चैलेंज है गवर्नमेंट, हो सकता है कि आप बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस वाले कुछ और लिख दें। कुल मिला के सरकार किसी भी रहे, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की तरह जेल जा लेंगे नेता। जजमेंट बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब 2021, जस्टिस तब के चीफ जस्टिस थे एमबी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने साफ साफ कहा था कि 43 क्लॉज 4 43D 4, 5, 4 और 5 जो है, 4 है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, 5 बेल नहीं मिलेगी। उसमें देखा जाएगा 173 में जो जनरल डैडी है, उसमें ये माना गया है कि जो डैडी होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए होता है, फाइनल रिपोर्ट, उसका बेल से कोई सरोकार नहीं है। के नजीब वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया। 173 मतलब तहरीर नहीं, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं चार्जशीट। हाँ, उसमें एक नजीब में कह दिया कि अगर लॉन्ग इनकार्सरेशन है, कि अगर लंबे टाइम से कोई जेल में है, तो उसको ट्रायल चलता रहेगा, उसको बेल दे दी जाए, उसको अननेसेसरी किसी सिर्फ आरोप के आधार पे बेल में नहीं रखेंगे। और यही चीज प्रभारी पुरस्कायस वर्सेस एनसीटी दिल्ली में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने 19 मई 2024 कह दिया कि जो 43D4 है और D5 है, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता। आप अगर उसका किसी भी तरीके का राइट इन्वॉल्व वो हो रहा है, अक्यूज का भी राइट होता है, अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको बेल ग्रांट करेंगे, उसको ट्रायल में उसकी आरोप साबित होंगे। ये जो चीज कह रहे थे, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे हम बताया कि 173 यानी कि चार्जशीट जब लगती है तो सामान्य सी बात है, ये पुलिस या जिस भी डिपार्टमेंट पे जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो लगाएगी। वहां के बाद अब जजों का काम होता है कि वो उसे बेल दे ना दे। तो यहाँ पे इस लॉ में क्या ऐसा है कि बेल नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई बात है, या इस पर डिस्कशन तो होगा ना? नहीं, इसमें देखिए जो 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 में लिखा गया है, उसके प्रोवाइजो में वो ये लिखा गया है कि अगर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 173 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये लगता है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस इस व्यक्ति के खिलाफ बन रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट जज साहब के पास प्रस्तुत करेगा और उस रिपोर्ट पे जज साहब बेल नहीं देंगे। मतलब यानी कि उस पर बेल की बहस ही नहीं होगी, बहस ही नहीं होगी। और इसी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा कि के नजीब, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब 2021 में कहा कि हो सकता है कि यूएपीए का ग्राउंड सही हो, लेकिन ये आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। लॉन्ग इनकॉर्पोरेशन यानी लंबे समय तक अगर कोई जेल में रहेगा तो उसके पर्सनल राइट को, जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, उसको बहुत बड़ा घात तक पहुंचेगा। और उसी के ग्राउंड पर जब अभी डिस्कशन हो रहा था यूएपीए में शरजील इमाम के, तो यही आर्टिकल 21 डिसाइड हो रहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया शरजील इमाम के केस में कि हम जमानत लॉन्ग इनकॉर्पोरेशन पे नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं।
और इसमें मैं और विस्तृत बताऊं तो जब 1967 में यह कानून बना था, उस समय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही यूएपीए के अंतर्गत लाया जा सकता था, जो कि 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेंडमेंट किया और इसमें किसी इंडिविजुअल को भी आतंकवादी घोषित करने के लिए क्लॉज जोड़ दिया सब सेक्शन 35-36 में। दूसरा चीज जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ है जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स इंडिया, ये अमेंडमेंट हुआ 2004 में और उस समय की सरकार ने ये क्लॉज जोड़ दिया कि अगर अनलॉफुल एक्टिविटी में कोई अगर डिससैटिस्फैक्शन भारत के खिलाफ रखता है तो उसे हम क्राइम मानेंगे, यूएपीए के अंतर्गत मानेंगे और उसे आतंकवादी घोषित करेंगे। अब मैं यहाँ पे समझाऊं, डिस्कशन को मैं थोड़ा खोलूंगा। यानी कि 2004 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ही ये बात थी, लेकिन उसके विरुद्ध तब से अब तक कोई अपील हुई नहीं। ये जो क्या नाम बताया वकील साहब का आपने सर, अरविंद पी दत्ता था, तो ये गए हैं 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ, आज उसको 7 साल हो गए हैं। तो आखिर क्या वजह रही, इतने समय में दिमाग में नहीं आया कोई ऐसा केस हो गया जिसकी वजह से लगा कि ये अब जाना जरूरी है? एक सवाल सा, दूसरा एक सवाल आपसे लूंगा। दूसरा सवाल ये है कि ये जो क्लॉज बनते हैं इनका उनको बड़ा खुल के लिखा जाता है कि ताकि उनकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाए कि इसमें कौन है, चाहे पत्रकार हो गया, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट हो गया, चाहे सोशल मीडिया पे अपने बात करने वाला हो गया, भाषण में वो सभी आ जाएंगे इस लपेटे में, ठीक है ना? तो क्या इसका वहां पे कानून बनाते समय, पास करते समय इस पर बहस नहीं संसद में, और बनाने वाले इसको देखते होंगे ना कि इसका एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन क्लियर हो? नहीं, एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली देखिए जो डॉक्टर्स डिफर कहते हैं ना, तो लॉयर्स भी डिफर हो सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसमें भी लॉयर का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात पहले आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब क्राइम अगेंस्ट वोमेन था 2012 तक नॉर्मल चल रहा था, बेल भी मिल जाता था। इसके बाद 2012 में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा, वो क्राइम अगेंस्ट का जो रूल है, लॉ है, उसको चेंज करना पड़ा। मालूम है ना, निर्भया केस के बाद। इसके बाद नॉन अवेलेबल हो गया और 20 साल भी सजा होते रहा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुआ ऐसे ही। सेम हुए यूएपीए की मैं बताता हूँ, सेम हुए यूएपीए जो है, पहले इतना ऑर्गेनाइज क्राइम और इंडिविजुअल क्राइम नहीं हुआ करता था अगेंस्ट द कंट्री। तो अभी क्या जो अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे ही देखा गया रैम्पेंटली चल रहा है, कोई किसी का मर्जी होता था वकील साहब बोलता है। वकील साहब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर ये है आप सब लोगों से, क्योंकि जनता को जब तक समझ में नहीं आएगा, जैसे आपने दिखाया अभी कि आपने कहा ठीक है हमें कानून बनाना पड़ा, सख्त होना चाहिए, अपराधियों को जेल जाना चाहिए, और सेम चीज सर यूजीसी में आई। हम ये सब जानते हैं कि SC ST और दलित जातियों के साथ अब भी गांव देहात शहर कहीं ना कहीं उनका अपमान बेइज्जती जाति खातिर होती है, नहीं होती है ना। वो कानून बना, लेकिन उस कानून में भी जो आप ही लोगों ने मुझे बताया और जज साहब का भी कहना यह था कि उसमें मिस यूज के लिए इतने रास्ते छोड़ दिए गए थे कि वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन न्याय के बजाय दसियों के साथ अन्याय हो जाता था। तो यहाँ भी ये सवाल जो वकील साहब दत्ता साहब ने कहा है, मेरी समझ में आया कि उन्होंने इसमें ये देखा कि कानून के खिलाफ थोड़ी होंगे वो ये कह रहा है ये सही काम करने, मतलब सरकार की आलोचना करना वाला भी इसमें न लपेट जाए। जी यही तो बात है ना सर। जी देखिए, उसके लिए मैं बता दूं, जब आईपीसी बना था, इंडियन पिनल कोड 1860, तो उसमें अंग्रेजों ने एक धारा रखी थी सेक्शन 124A, जिसे हम लोग सेडिशन के नाम से जानते हैं। तो उसमें यह शब्द पहले यूज किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट करेगा तो उसे वो आतंकवादी मानते थे। तो यही धारा कहीं ना कहीं जब यूएपीए के कानून में 2004 में आई तो डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट न करके टुवर्ड्स इंडिया कर दिया गया कि भारत के खिलाफ अगर कोई ऐसी स्थिति रखेगा, अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा बाय हिज एक्सप्रेशन, लिखित में या अनलिखित में या साइन के माध्यम से, तो उसे डिससैटिस्फैक्शन माना जाएगा। और ये सर आपने हाईलाइट किया हुआ है इसको जरा, यही सेक्शन है जो चैलेंज हुआ है। और इसमें देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत ये तीसरा क्लॉज है जिसको चैलेंज किया गया, डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स इंडिया। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के खिलाफ। अब इसको और विस्तृत रूप में लिखना चाहिए था कि डिससैटिस्फैक्शन किस चीज के लिए, कि हम गवर्नमेंट का अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या वो भी डिससैटिस्फैक्शन में आएगा या नहीं आएगा? एक पॉइंट बता देता हूँ, गवर्नमेंट की अगेंस्ट में बोलना वो यूएपीए में नहीं आएगा। गवर्नमेंट सुनिए, नहीं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मुझे सर एक मिनट प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन ये है, मुझे जैसे आपने कागज में दिखाया कि ये चीज ऐसे करके है,
अब हम कल्पना और नहीं, कल्पना दया नहीं, और practically विवेक example पे दो। नहीं, हम नहीं, कानून में लिखा चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ जो हो रहा है हुआ। मैं बताता हूँ पत्रकार गया ना जेल, केरल वाला आप ही ने बताया जहाँ सब। सुनिए मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट और कंट्री दोनों अलग अलग है। गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है आप बोल सकते हो, लेकिन आप कहोगे चिकन नेक को अलग कर दो, केरला को अलग कर दो, वो अगेंस्ट द कंट्री। इसी धारा में समझ गया बात, अब क्लियर हुई सब बात। यूनिटी ऑफ इंडिया। देखिए, अब यही चीज क्लियर करानी सर, आई बहुत अच्छी बात बताई आपने। चैनल से एक चीज बता दूं, यूएपीए हो, एनएसए हो, मकोका हो, जितने भी कानूनी प्रिवेंटिव मेजर्स के जितने स्ट्रिजेंट लॉज हैं, इस लॉ का एक बड़ा खामी यह है कि इनका कन्विक्शन रेट 3 से 5% तक है। दूसरी बात, कन्विक्शन तो तब होगा ना जब ट्रायल आप कंप्लीट करेंगे। आप शर्जील इमाम का केस देख लीजिए, अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहना पड़ेगा कि विद इन ईयर आप जो सब मटेरियल विटनेस है उनको एग्जामिन करिए, फिर इनका बेल सजा दीजिए, छोड़िए कुछ तो करिए। बिल्कुल। भीमा कोरेगांव वाले केस में 6 साल से अभी तक आप चार्ज फ्रेम नहीं करवा रहे, पर टाइम टू टाइम एजेंसियां जो हैं वो एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रही है, और उसमें होता क्या है, जब तक चार्जशीट पूरी जज कॉग्निजेंस नहीं ले लेगा तो फिर चार्ज फ्रेम नहीं करेगा। इसका कोई अंत नहीं है। जीएन साई बाबा, स्टेनिस्लास स्वामी जो थे, जो भीमा कोरेगांव में प्रधानमंत्री को मारने की उसमें जो आया था कि भाई इनके लैपटॉप में प्रधानमंत्री को मारने की साजिशें हैं, इनको यूपीए में किया गया, सिद्दीक अय्यप्पन का यूपी में किया गया जब वो हाथरस वाला कांड हुआ था, इनमें आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ साहब। 6 साल हो गए चार्ज फ्रेम हुआ। न्याय का सिद्धांत यह है कि त्वरित न्याय जो है, जो फेयर ट्रायल एक्यूज का भी राइट है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखता भी चाहिए। स्वामी को, जो स्वामी थे उस केस में, भीमा कोरेगांव वाले केस में, वो जेल के अंदर वो फिजिकली भी उनको कुछ दिक्कत थी, जेल के अंदर है, वो एक्सपायर कर गए, उनकी ट्रायल उनकी समझिए कि एक्सपायर करना प्रोसेसिंग अबेट हो जाती है। ये लोग केस ही नहीं कर रहे। स्टार्ट सबसे बड़ी दिक्कत सरकार में क्या हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ममता बनर्जी भी अलग अलग पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाई है, मोदी सरकार, योगी सरकार, बात यहाँ पे कांग्रेस भाजपा की नहीं है, जो भी सरकार है चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, अपने अपने हितों के लिए उन्होंने आवाज दबाने के लिए अगर मेरा सिर्फ कहना यह है कि अब ड्यू प्रोसेस, जब आप किसी पे अभियोजन लगाते हैं उसको जेल, कारण क्या है कि जैसे आप यूएपीए लगाते हैं, तो जैसा कि हम पहले भी बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब और परवेज खायस का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सिर्फ एक एलिगेशन के बेसिस पे आप 5 साल 7 साल किसी को नहीं रख सकते, तो आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी, या तो भी ट्रायल कंक्लूड करो। जो शर्जील इमाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस अभी जो बेल लगी थी, जिसमें कि जस्टिस एम वी अंजारिया और जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ साफ क्लियर कहा कि विद इन 1 ईयर आप ट्रायल कंक्लूड करेंगे, मटेरियल विटनेस है उनको कंक्लूड करके, आपको मैं बता दूं आपके दर्शकों को, एविडेंस तब होगा ना जब चार्ज फ्रेम होगा। प्रमा फैसा जो लॉ का पहला स्टेप होता कॉग्निजेशन, चार्ज फ्रेम, वही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आता हूँ आपकी तरफ का सूर्य जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि चूंकि जैसा कि आप सबने बताया कि जब वो इस पर बहस ही नहीं होगी, जब आपके सामने ऐसी चीज आएगी तो कैसे, जैसे आपने बताया वो बिल्कुल मुझे लगा कि सही है उन पे यूएपीए लगना, और दूसरा है विरोध करना, तो इन दोनों में अंतर समझाने में इसमें कोई रास्ता बनता है? जी बिल्कुल बनता है। सबसे पहले हम अभी फिलहाल यूपीए में देखेंगे, जब यूएपीए की बात कर रहे हैं जब, तो उसमें देखेंगे डिसअफेक्शन लिखा है, ये वर्ड जो है, एक मिनट, ये वर्ड डिसअफेक्शन लिखा है। जब इसको जब हम एलिबरेट करेंगे, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उससे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये कंट्री, अब इसका ब्लैक बुक एक आता है जिसमें हम इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे, ब्लैक लॉ डिक्शनरी आता है जिसमें हम बहुत अच्छे से इसका डेफिनेशन देखेंगे। जब इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो वो बोल रहा है कि हम गवर्नमेंट दैट मीन्स अ किंग, पुराने समय कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये धाराएं लगेंगी आप पे। अगर कॉलोनियल माइंडसेट के साथ नहीं चलेंगे तब ये धाराएं नहीं लगेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में आ जाएगा कि हम अगर गवर्नमेंट, लेकिन कंट्री देखो, आप जैसे आप मोदी गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे, वो आप बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोलना कि केरला एक पार्ट इंडिया में रहना नहीं चाहिए, केरला को हम अलग कर देंगे, ये गलत है। इसमें ये धारा लगना है, ये तो हम सब सहमत हैं, और कोर्ट भी सहमत होंगे। अगर ये एविडेंस भी क्या है ना, ऐसी जो अरेस्ट होते हैं ये कोई ना कहीं प्रूव होता है। जब अगर मैं बोलूंगा जो भाई साहब दिल्ली को यहाँ से क्या है ना, इंडिया से अलग कर देना चाहिए क्योंकि दिल्ली इंडिया में रहने के लायक नहीं है, इसको अलग कर देना चाहिए, इसमें यूएपीए लागू होगा और इसमें एविडेंस के आधार पर अरेस्ट भी हो सकता है। मैं समझ गया सर, यही बात, ये बात जो कह रहे हैं उससे हम सब सहमत हैं, लेकिन सवाल ये आ रहा है, ये जो धारा आपने बताई, उस धारा में जो कहा कि भारत के विरुद्ध, इंडिया के विरुद्ध, तो उसको क्लियर करने करके वो पैमाना क्लियर नहीं है ना, इसीलिए तो गए वो जी। तो फाइनल कमेंट सारे वकील साहिबान से मैं लूंगा, क्योंकि ये तो हो गया बात।
अब सीधा सीधा कि ये धारा में बदलाव या इसकी डेफिनेशन में बदलाव स्पष्ट होना जरूरी है कि नहीं? जी, लॉ शुड बी वेरी क्लियर। और इसमें मैं बता दूं, डिससेटिस्फेक्शन या डिसअफेक्शन यह भी हो सकता है कि कोई वंदे मातरम गाने को कह रहा है, आप नहीं गा रहे, जनगण मन बोलने को बोल रहा है, आप खड़े नहीं हो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। सिनेमा हॉल में जब जनगण मन चल रहा है तब भी आप बैठे हुए और हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें भी यूएपीए लग जी सकता है। उसमें भी लग सकता है अगर हालांकि गवर्नमेंट लगा का नहीं है, है। हालांकि लगा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत देश के खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो भारत की अस्मिता, प्रभुता और संपन्नता को कहीं से भी ठेस पहुंचाएगी तो सब चीज में यूएपीए लग सकता है। दुरुपयोग हो सकता है। जी, दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग के तो बहुत रास्ते ही- सरकार के पास हैं। बहुत ही क्लियर और एक्सटेंट रूप में सरकार को बताना चाहिए कि इस क्लॉज का क्या मतलब है और जी। कब लागू हो। जी सर। नहीं, आप बताइए हाँ। इसके दुरुपयोग के मैं पावरफुल हूँ, मैं एमपी हूँ, एमएलए हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मैं चाहूँ तो इसका उपयोग ऐसे कर सकता हूँ कि अदालत में भी सामने हाँ, वाले को कुछ नहीं नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो वकील कह रहे हैं जब हाई कोर्ट में फाइल किए ना और सुप्रीम कोर्ट भी आए थे, चलो एक्चुअली कोर्ट का काम क्या है, नॉर्मल भाषा में हम बोलेंगे जो इसका डिफाइन करो अच्छा, क्लियर। मैं एक सवाल सर आपसे पूछूं, मोहन सुनिए। वकील साहब की रिट से आप सहमत हो असहमत? नहीं ये सहमत है, क्योंकि ये जो कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, उसको डिफाइन क्लियरली डिफाइन करना है, बिल्कुल, मतलब ये- वेग नहीं रहना चाहिए। और आप दूसरा- भी नहीं, आपका एक- एक ही एक- मत हो नहीं, गया। एक बात बताता हूँ, इसमें क्या है ना, इसको कहा जाता है इन लीगल टर्म में कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कोई भी लॉ बना उसका क्लियर कट पूरा डिफाइन होना चाहिए, वही लिखा होना चाहिए Without- किताब में, ऐसा बोल रहा है। without confusion, बिल्कुल। बस। हमारा ये है। 1971 में एक लॉ था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इमरजेंसी के टाइम में सबको, जो जितने बड़े नेता थे, आडवाणी से लेकर वाजपेयी, जितने भी जो विपक्ष के नेता थे, जो इंदिरा गांधी से सहमत नहीं थे, सबको मीसा के अंतर्गत जो है जेल में डाला गया। और 2 साल बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई 77 में, तब सबको रिलीज हुआ। तो वो एक हमारे देश में एक उदाहरण है जो ये बता सकता है कि किसी कानून का यूज जो है सरकार अपने बेनिफिट या किसी की आवाज दबाने को कर सकता है। सिद्दीक कैपन से लेकर कई पत्रकार ऐसे हैं जिनको दबाने के लिए की गई है। मैं चाहता हूं कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लाइए, या ये इस तरीके का यूएपीए लाइए, एनएसए लाइए, पोटा लाइए, मकोका रहे, सब रहे, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस अभियुक्त को आपने पकड़ा है, जिस अभियुक्त के ऊपर आपने आरोप लगाया है, उसको ड्यू प्रोसेस के तहत पूरा फेयर ट्रायल हो। और फेयर और स्पीडी ट्रायल जो है, हुसैन खातून वर्ष होम सेक्रेटरी बिहार 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक्यूज का भी राइट है। जब भी आप स्टेट की सिक्योरिटी देखेंगे तो आप एक्यूज की भी पर्सनल लिबर्टी देखना पड़ेगा। एसएस म्हात्रे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011, जस्टिस दलवीर भंडारी क्लियर कर दिया कि जब भी आप बेल भी ग्रांट कर रहे हैं तो भी आप स्टेट के साथ साथ आप एक्यूज की भी राइट को देखेंगे। आप ये नहीं कह सकते हाँ जी तुम पे चार्ज है, तुम जेल में रहो। कारण क्या है, 5 साल बाद अगर ये प्रूव हो गया कि वो बेकसूर था, फिर आप उसे 5 साल लौटाएंगे? भारत में ऐसे बहुत, मैंने आपको जैसे मीसा का मिसयूज बताया, विष्णु तिवारी के SC/ST एक्ट में 20 साल बाद आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट, आपको पहली बात हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा न्यायालय को कि आपको किसी व्यक्ति को दोषी और वो निर्दोष साबित में अगर 20 साल लग रहा है तो ये आपको बहुत सही समय है कि आपको न्यायपालिका में एक समग्र रूप से पुनरीक्षण की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुल मिला के जो अमेंडमेंट हो, हमने नहीं, जो जिसके लिए रिट पड़ी है, अरे जी। रिट पड़ी है, रिट बहुत मेंटेनेबल है, बहुत वैलिड ग्राउंड पे है। और चाहिए कि सरकार को अमेंडमेंट लाके या सुप्रीम कोर्ट इस पे जो डिसस्पेक्शन ऑफ इंडिया जो है उसको क्लियर करे, और बेल प्रोविजन को लेकर के एकदम गाइडलाइंस इश्यू, अभी गाइडलाइंस वेग तो है। आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपना सवाल जोड़ दूं, जी सवाल जोड़ दीजिए। सवाल में जोड़ दूं कि आप भूलना मत अपने मन में जो कह रहे हैं। कुल मिला के मेरे दिमाग में एक बात आती, पता नहीं वो कितनी सही है, कि जो भी कानून बने उसकी धारा में जो लिखा जाए वो इतना स्पष्ट हो कि उसके लिए इतने गूढ़ विद्वानों की आवश्यकता है, बजाय एक दरोगा कह दे भाई ये इसमें तो आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। एक सामान्य नेता, देखिए जब कोई आदमी जाता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है थाने पकड़ के ले गए, एक पॉलिटिशियन गया, किसी पार्टी का अध्यक्ष गया, वो कहे भाई आप दरोगा जी कैसे पकड़े, दिखाओ तो मुझे। एक वकील चले गए, बोले भाई क्या इसमें तुम किस आधार पर लगा रहे, तो वो इतना क्लियर होना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता, जो वकील साहब या आप लोगों ने बताया, कुछ भी, सब कुछ धुंधला है। चाहो तो इधर गिरा दो, मर्जी है तो जेल भेज दो, मर्जी है तो छोड़ दो। इसी पर मैं आप ही के क्वेश्चन का जवाब देते हुए एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि 2019 में ही गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया SC/ST एक्ट में। उसमें भी जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कहा गया कि SC/ST एक्ट के तहत जो केसेस होंगे उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। आज हम देख सकते हैं पूरे देश में कितना मिसयूज हो रहा है SC/ST एक्ट का, और वही धारा चैलेंज हुई है UAPA के 43D सब क्लॉज 4, उसमें एंटीसिपेटरी बेल को रोका गया है। तो कहीं ना कहीं एंटीसिपेटरी बेल यहाँ या फिर SC/ST केस में मिलने चाहिए, और ऐसे अगर प्राइमा फेसी केस हो तो उसमें जरूर मिलने सर चाहिए। उसमें जो मुझे पता है, मुझे आपको तो चूंकि आप उसकी बात कर रहे हो, फिर मैं उसमें एक सवाल ले आता हूँ। ये हो गया SC/ST केस से मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कम से कम डिप्टी SP लेवल का बंदा जब तक उसे नहीं करेगा मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा में बदलते हुए सब खत्म कर दिया। मैं सही हूँ? जी, आप एकदम सही हैं। और इसी में जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बहुत ही खास निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था अगर इन कैमरा या फिर किसी रूम के अंदर किसी दो व्यक्ति के बातचीत में कोई SC/ST एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसमें कोई धारा नहीं दर्ज होगी जब तक कि तीसरा व्यक्ति उसे सुना हो। और हम सभी जानते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई भी SC/ST समुदाय से थे, लेकिन वो इसके मिसयूज को देख के काफी दुखी और काफी द्रवित थे। देखिए इसमें सर एक चीज यहाँ जोड़ दूं सर, मैं आपसे पॉलिटिकल जवाब चाहूंगा जरा सा, हालांकि आप लोग वकीलों, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो नेताओं को भी देखते हो, सारी समाज, हमारी सबकी वोट देना जिम्मेदारी समाज भी, तो राजनीति हम नहीं करेंगे अगर, तो अभी हम राजनीति गलत दिशा में जाएगी। तो सर मेरा ये अंतिम दौर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता है कि आप सब लोग यहाँ माथापच्ची कर लो, वो दत्ता साहब हाईकोर्ट में माथापच्ची कर ले, ये सुप्रीम कोर्ट कोई नियम पारित भी कर दे मिसयूज के खिलाफ में, जैसा कि किया, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ी है राजनीति। अगर मेरा वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है तो उठा के मैं साहिबानों वाला मामला हो, चाहे SC/ST वाला मामला हो, और चाहे इसमें भी सरकार को लगे कि हम गर्दन नहीं पकड़ पाएंगे तो UGC वाला, और ये UAPMA के वकील साहब दत्ता साहब जीत भी जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे जीत जाए आप लोग, तब उसका सरकार तो चाहे वो कर लेगी। बिल्कुल यही है भारत में हमेशा से, आज से नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से रही है। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग पर्पस, जैसे साहबानों के केस में क्या हुआ कि भाई उन पांच जज बेंच ने कहा कि मेंटेनेंस का जो है आपको तलाक के बाद भी मिलेगा, सबको पता है। हाँ, जितने मुस्लिम संगठन थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे शरीयत में, कानून में, कुरान में आप कैसे दखल दे सकते हैं, रोड पे आ गए। वहाँ कांग्रेस सरकार थी, हाँ, तो कांग्रेस वही हैं, लेकिन जब SC/ST की बात है इसी बीजेपी सरकार ने किया। उसी का जवाब दे रहा हूँ, अब उसी में मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी जो है आगे प्रेशर में उन्होंने जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम चिल्ड्रन, उन्हें मुस्लिम वोट सुरक्षित करना, वोट कर लिया और उसी टाइम उन्होंने ताले खुलवा दिए, या मतलब अयोध्या में सेम टाइम में, अगर सेम टाइम फ्रेम से सब हाथ में लेना चाहो, कुछ भी नहीं रहा। मतलब मुस्लिम नाराज हो गए तो मुस्लिम को बना दो, हिंदू नाराज हो गए तो हिंदू के लिए ताले खुलवा। उसके बाद जो सरकार है, जो आप हम SC/ST के हमारे विद्वान अधिवक्ता भाई कह रहे थे, डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस ललित, जस्टिस बाद में जो चीफ जस्टिस बने, और जस्टिस जो है आदर्श कुमार गोयल, 2 जजेज बेंच ने NCRB का डाटा निकाला, पता चला कि 90 to 96% केस पर्सनल इम्यूनिटी की वजह से डाले गए फेक केस हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्राइमरी जो DSP की इंक्वायरी होगी, सारा चीज होगा, एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी। सरकार ने मानसून सत्र में कानून बदल दिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट खुद के पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में 3 जज बेंच ने उस पुराने जजमेंट को, इस कसरत का फायदा क्या है? जी, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पास कोई आदमी आता है, चलिए आप लोगों से मैंने पता करा, आप उतनी लाखों या 2 लाख 10 लाख फीस नहीं ले रहा, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी फीस आपका खर्चा हो ही जाता है। यही आसान नहीं है आप लोगों को अप्रोच करना, एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। आप लोगों को लगे कि कोई बहुत समाज सेवा वाला काम है, तब भी खर्चे हो जाते हैं, कोर्ट के खर्चे होते हैं, आना जाना होता है। देखिए SC/ST का मिसयूज आज कोई नहीं दरकिनार कर सकता, और इसी मिसयूज में बहुत सारे ऐसे लोग, जमींदार लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनों को दिया था SC/ST को काटने के लिए, और बाद में वो जमीन को छोड़ नहीं रहे और ये धमकी दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट में हम आपको बसा देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके मिसयूज को रोकने के लिए जैसे UAPA की धारा में चैलेंज हुआ है, वैसे SC/ST की धारा को भी चैलेंज करना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल उसमें भी मिलना चाहिए जहां प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहे हैं, जहां पर्सनल एनमिटी लग रही है। एक बात मैं तो बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है तो सरकार क्या है ना, कानून को पलट देता है, सही है ना आपने। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कुछ पावर है जो सरकार बदल भी नहीं सकता इतना आसान से। मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर आपने सुने होंगे केशवानंद भारती केस में, वो बताया कितने साल हो गया, लेकिन आज तक उसको कभी मतलब गवर्नमेंट ने उसने बताइए। केशवानंद भारती केस, ये हमारा भाई चाहिए, आपको भी पता होगा। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज ने ऑर्डर दिए थे, ठीक है ना, 6-7 वर्सेस में, 7 और 6 में, जो आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज तो वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर ही नहीं पाया। वो तो नहीं कर पाता है, लेकिन सर ऐसे केसों में तो कर ही रहा है। ऐसे ही अगर बेसिक स्ट्रक्चर तो कोई नहीं बदलना चाहता, नहीं चाहते, जरूरत भी नहीं चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए नहीं पा रहे। बिल्कुल देखिए ऐसा है ना, मैं एक जजमेंट बताता हूँ, ऐसे ही जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे स्टेप लेना ही पड़ेगा, इधर 13 जजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे या 11 बेंच करे, और ऐसे स्पेसिफाई कुछ रूल है उसको क्लियरली डिफाइन करना है। मैं एक बहुत बड़ा जजमेंट बता रहा हूँ,
जिसको 2 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, विजय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987, जस्टिस एंटोनियो टेनप्पा रेड्डी और जस्टिस वी आर कृष्णा डीए देसाई, 2 जज बेंच की जब जो डिसीजन दिया था कि जो यहोवा संप्रदाय के बच्चे थे उनका नियम ये था कि उनका धर्म अलाउ नहीं करता कि आप राष्ट्रगान गाएं। जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो साइलेंटली चुप थे, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ गलत कर रहे हैं। उन पे स्कूल प्रशासन ने आरोप लगाया कि तुम जो है धर्म मतलब राष्ट्रगान की अवहेलना की, उनको निकाल दिया गया। केरला हाई कोर्ट ने भी उनकी निकालने को जो है इन्वेस्टिगेशन को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, आप राइट टू रिमेन साइलेंस भी है, फंडामेंटल राइट है, वो उसका राइट है कि अगर वो बोल नहीं सकता तो चुप रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको एडमिशन दिलाएं। और आपको बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया, फिर कंटेम्प्ट आया, कंटेम्प्ट में भी आज तक उस बच्चे का एडमिशन, आप तो बच्चे बूढ़े हो गए होंगे, एडमिशन नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट हम कितनों यहाँ से निर्वचन दे दे, हाईकोर्ट दे दे, सरकार दे दे, जो धरातल पे जो प्रशासन है, जो धरातल पे वो है लॉ का इम्प्लीकेशन, वो बहुत आसान नहीं है। अरनेस्ट कुमार का जजमेंट अरेस्ट पे है और सारे पुलिस वाले इलीगल उठा लेते हैं। कौन सा अरनेस्ट कुमार स्टेट ऑफ बिहार में जो 498 का मिसयूज को लेकर के था कानून, उसमें यह था कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 498 में जिसमें 7 साल की कम सजा है, सत्येंद्र अंतिल का जजमेंट आया, आप जाइए थाने में, पुलिस वाले आपको बैठा लेंगे, बेहिसाब पैसा मांगेंगे और पैसा रख के तब आपको बैठना हो, एफआईआर दर्ज करेंगे ना आपको छोड़ेंगे। उसी कानून के आड़ में छोड़ नहीं वो अरनेस्ट कुमार का केस जो था पहले बेल मिल जाती थी, अब क्या है कि नोटिस देगा रहता है, नोटिस 41 का नोटिस जो 35 से हो गया, उसमें नोटिस देकर कहेंगे पैसे दो। और मतलब अरनेस्ट कुमार जजमेंट पुलिस वालों के लिए उगाही का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया, जिसको बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने समझा और मैं जो समझ पाया सारी चीजें, देखिए सरकार ने कानून किस इरादे से बनाया, 2 बातें हो सकती हैं, क्योंकि हम जिसे चाहे विपक्ष को या अपने खिलाफ बोलने वालों को पकड़ सकें, उनका गिरबान पकड़ सके, उनको जेल में डाल सके, ये भी मकसद। दूसरा ये भी हो सकता है कि बेहद लापरवाही में इसकी ड्राफ्टिंग हुई और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं संसद में बैठे हुए, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उन्हें इसके बारे में सोचा ही नहीं, गए, पास हो गया, चला गया, बहस नहीं हुई। ये भी हो सकता है, मैं दोनों बातों से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब एक वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा, इस पर बहस हो रही है और यूएपीए का धारा, यानी कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बोला, देश के खिलाफ, जो वो सरकार चाहे तो उसे कह सकती है कि भारत के खिलाफ बोला, और उसमें आपको जेल भेजा जा सकता है। इस पर बहस हुई, ये बहुत बड़ी बात है, अभी फंसे नहीं है जो उनको नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल, वो अगर एविडेंस सब तैयार हो जाते हैं, जब आप बताया ना कि थाने में बिठा सकते हैं उस केस में, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी हम बता रहे हैं, वो आप लोगों ने हमसे बेहतर बताया है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप जीत भी जाओ कोर्ट से, तो वहां फिर ये देखा जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की थी, जैसे मीसा के बारे में बताया, कौन था साबुद्दीन केस था, कौन सा, नहीं वो जो नहीं वो जो महिला थी जिसने अपने साहबानो केस हो गया, वहां पे मुस्लिम वोट बैंक का था। यहाँ पर अब इस समय बीजेपी सरकार है, जब उन्हें लगा कि SC ST कहीं मायावती और चंद्रशेखर जैसे लोग ना गिर ले जाए, तो 2019 में उन्होंने कहा कि होता रहा इसका इस्तेमाल, दुरुपयोग भगवान जाने। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर भी उन्होंने कानून फिर से संशोधित कर दिया। अब ये क्या होगा देखना होगा, यानी कि ढाक के 3 पात होने। और हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा करने से सरकारें बच जाती। जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश के नेताओं को भेजा जेल, तो सोचा होगा बहुत कुछ मिलेगा, मैं हमेशा शासन करूंगी। अभी भी हो सकता है यूजीसी में केंद्र सरकार ने सोचा हो कि हमें ये वोट मिल जाएगा, लेकिन नहीं। राजनीति में जनता सरकार को जब जवाब देती है ना, तो उसके हाथ में कभी कभी ये मुहावरा फिट हो जाता है, आधी छोड़ पूरी को धाबे, आधी मिले ना पूरी पावे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपकी क्या कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.